नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जीएसटी को पूरी तरह से देख लिया है। पूरा जीएसटी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगली क्लास अब हो रही है संघ की विधायिका यानी संसद, पार्लियामेंट। संघ की विधायिका यानी संसद क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, किस आर्टिकल में है, इस पे पूरी चर्चा करते हैं। जो यह संसद है, संघ की विधायिका है, ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल पर यह आधारित है। पार्लियामेंट यानी अपनी संसद, संघ की विधायिका। ब्रिटेन की संसद में दो सदन है, यानी दो सदनी प्रणाली है। उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी भारत की संसद में भी दो सदन है, जब इससे प्रेरित है। भारत संघ की विधायिका ब्रिटेन से लिया गया है, इसी के मॉडल पर आधारित है। इसमें भी भारत की संसद के भी दो सदन है। उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है, यानी देखा जाए संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। तो संसद के तीन अंग हैं, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल भी देखते रहें। राज्यसभा में और लोकसभा में क्या बातें हैं, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, अस्थायी सदन है, संघीय सदन है। राज्यसभा को कहते हैं या उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, अस्थायी सदन है तथा संघीय सदन है। और लोकसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है। प्रथम सदन यानी जनता द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है। शक्ति भी, धन विधेयक आदि इसमें आता है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसको लेती है। तो यह प्रथम सदन है, जो यह लोकसभा है। धन विधेयक इसमें आता है। शक्ति इसकी ज़्यादा है, जनता द्वारा सीधे इसका चुनाव होता है। संघ की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक एक सांसद यानी एक एक पे चर्चा करते हैं, अंग पर, एक एक अंग पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति को तो देख ही लिया है। इसमें दो ही बचे हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं पर चर्चा करना है। ये क्या है, इनका गठन कैसे हुआ। राष्ट्रपति को तो हमने देख लिया, क्योंकि संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब शुरू करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सदस्य, इसमें देखा जाए 250 अधिकतम है, यानी 238 सदस्य का निर्वाचित करना है। यानी निर्वाचित होते हैं 238 सदस्य। और इसमें मनोनीत सदस्य में जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 12 सदस्य। तो कुल मिला के टोटल हो जाते हैं 250 सदस्य। इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 238 का चुनाव यानी निर्वाचित होते हैं। संसद द्वारा निर्धारित कुल वास्तविक सदस्य संख्या कितने हैं? तो संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य हैं 245 सदस्य हैं। निर्वाचित होते हैं 233 सदस्य। मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा 4 क्षेत्रों में आते हैं। यह जरूरी नहीं चारों क्षेत्रों से लिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों से या दो ही क्षेत्र से या एक ही क्षेत्र से ही 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है, जो राष्ट्रपति करता है।
निर्वाचित सदस्य होते हैं 233। इससे भी 233 में दो पार्ट है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश से कुछ हैं, कुछ राज्य से हैं। तो राज्य से 225 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा सीट है, विधानसभा जम्मू कश्मीर से 4, पुडुचेरी से 1, दिल्ली से 3 जगह से 8 सदस्य, यहाँ 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब 225 राज्य से और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, तो टोटल 233 सदस्य का चुनाव, मतलब सदस्यों का होता है कुल टोटल 245 सदस्य होते हैं वर्तमान में। अब लोकसभा का गठन क्या है? लोकसभा गठन देख लेते हैं। यह आर्टिकल 81 में है इसका गठन। तो दो तरह से, यानी संविधान द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा निर्धारित। जो संविधान द्वारा निर्धारित है यानी अधिकतम 550 निर्वाचित होंगे अधिकतम, प्लस 2 सीट मनोनीत के लिए जो एंग्लो इंडियन के लिए था। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन से इस जो 2 सीट का मनोनयन एंग्लो इंडियन किया जाता है, इसको समाप्त कर दिया गया। 550 में से राज्यों से 530 सदस्य लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य, टोटल 550 सदस्य हो गए। इस संविधान द्वारा निर्धारित पद हैं, कितने लोग का चुनाव करना है। अब संसद द्वारा निर्धारित क्या है? तो वास्तविक संसद संख्या क्या है? वास्तविक सदस्य संख्या, संसद द्वारा जो निर्धारित है वास्तविक सदस्य संख्या 550 निर्वाचित में 550, 2 मनोनीत को समाप्त कर दिया 104वां संविधान संशोधन से। तो जो 550 हैं इसमें 543 का जो है वो निर्वाचित होते हैं, 543 निर्वाचित होते हैं। तो 2 जगह से निर्वाचित होते हैं, राज्य से 524 तथा केंद्र शासित प्रदेश से 19, टोटल 543। यह संसद द्वारा निर्धारित है कि 543 पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 543 का निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्धारित है। लोकसभा राज्यसभा का हमने सिर्फ गठन देखा। अब देखते हैं कि लोकसभा के बारे में थोड़ा देखते हैं, लोकसभा क्या है। तो लोकसभा किसे कहते हैं, इनका कार्यप्रणाली, योग्यता, क्षेत्र प्रतिनिधित्व आदि पे चर्चा करते हैं। तो पहला है सार्वभौमिक वयस्क मतदान, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। पहले वयस्क 21 वर्ष थी लोकसभा की वयस्कता, लेकिन चुनाव की, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब आया इसको 18 वर्ष कर दी गई। 1989 में इसे लागू कर दिया गया, यानी जो मतदान की आयु है वह 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और क्या है इसमें? प्रत्याशी की योग्यता। प्रत्याशी की योग्यता सिर्फ यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। जो प्रत्याशी है जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसके लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर लिया हो, प्लस उसका शपथ अनुसूचित 3 द्वारा किया जाएगा। 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, घोषित दिवालिया या विकृत चित्र ना हो, यानी अनसाउंड माइंड, विकृत चित्र, संसद द्वारा निर्धारित कोई निर्योग्यता ना हो, वही लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। राज्यसभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखा जाए तो राज्यसभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व
का ऐसा तरीका जिसमें देश या क्षेत्र को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट लिया जाता है जितनी सीटें लोकसभा में हैं। प्रतिनिधित्व का ऐसा तरीका जिसमें देश या क्षेत्र को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट लिया जाता है जितनी सीटें लोकसभा में हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होगी। यदि पूछा जाए दोस्तों कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार क्या है, जनसंख्या है। एक है परिसीमन आयोग। ये क्या है? परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्र सीमा का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्र सीमा कहाँ तक है, किसका है, इसका निर्धारण करता है। राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा करता है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होते हैं, जो परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग का निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट है फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? जिसको सर्वाधिक मत मिलता है वही विजेता होगा। इसका मतलब यही है। लोकसभा में एसटी को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, नोट ओबीसी को नहीं दिया गया है। लोकसभा में एसटी को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है लेकिन ओबीसी को नहीं दिया गया। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सर्वाधिक मत मिलेगा वही विजेता होगा, इसका यही मतलब है। इसके बाद आर्टिकल देखते हैं। कुछ आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 330 में लोकसभा में एसटी का आरक्षण है। एसटी का आरक्षण लोकसभा में 330 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में 2 सीट आरक्षित है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया। 232 में राज्यों की विधानसभा में एसटी का आरक्षण दिया गया है। 332 में दोस्तों, दो नहीं, 330, 331, 332, 333 में राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को 1 सीट था, यह भी समाप्त हो गया। 334 में आरक्षण है 10 वर्ष के लिए था। 334 में आर्टिकल में कहा गया जो आरक्षण था 10 वर्ष के लिए था, 10 वर्ष करके 70 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 104वां संविधान संशोधन सन 2020 में जो आया था एसटी के लिए था, एसटी का 80 वर्ष कर दिया गया आरक्षण, एंग्लो को समाप्त कर दिया गया, यानी यह आरक्षण सन 2030 तक बना रहेगा। एसटी का आगे करना है कि नहीं करना है, आरक्षण देना है कि नहीं देना है, सन 2030 में डिसाइड होगा कि स्थिति क्या है। उसी स्थिति के हिसाब से ही फिर बढ़ाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है एससी और एसटी का आरक्षण लोकसभा में। अब देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है लोकसभा का, और 5 वर्ष सदस्य का भी, यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। समय पूर्व भंग कर सकते हैं यह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए तो समय पूर्व इसे हम भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो देता है और नई सरकार का गठन भी नहीं हो पाता। और क्या है, आपातकाल में 1 वर्ष में 1 बार बढ़ा सकते हैं लोकसभा कार्यकाल, 1 वर्ष करके कई बार, जब तक आपातकाल लगा है तब तक बढ़ता रहेगा, ऐसा किया जा सकता है। समाप्ति पर आपात 6 माह के भीतर चुनाव किया जाएगा, यानी जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा 6 माह के भीतर लोकसभा का चुनाव होना
ज़रूरी है। तो दोस्त, इसके बाद मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।